नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सारे चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब केवल चुनाव परिणामों का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे। इसी बीच दलों में दावों का दौर शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के सारे चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है। अब केवल चुनाव परिणामों का इंतजार है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन इससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत का गुड़ा भाग लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। बीजेपी के वी.डी. शर्मा ने 29 की 29 सीटें और इंदौर लोकसभा प्रचंड वोटों से जीतने का दावा किया है। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 9 से 10 सीटें जीतने और 4 सीटों पर कमजोर होने की बात कही है। जनता का उत्साह मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ था। कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश था। टूटी फूटी कांग्रेस न कार्यकर्ता को प्रेरित कर पाई न मतदाता को। तो भाजपा सभी सीटों पे प्रचंड विजय हासिल करेगी और 10% से अधिक अपना मतदान बढ़ाएगी। देश की जनता ने उनके आह्वान को नकार के उन तक ये संदेश पहुंचाया। जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ है, ये देश की जनता ने स्पष्ट संदेश भाजपा को दिया है कि अब बहुत हो गई झूठ की सरकार। अब इस बार मेरे को लगता है 13 तारीख को जो अंतिम मतदान था, उसमें 13 मई भाजपा मध्य प्रदेश से गई। ये जनता ने मोहर लगा दी है। 4 तारीख को जब परिणाम आएगा, भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी। दरअसल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि हमने 10% वोट शेयर अधिक हासिल किया है। हम 30 सीटों पर जीतकर रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 3 सीटों पर रिकॉर्ड बनाने की बात कही है। उनका दावा है कि इंदौर में जीत का अंतर 13 से 14 लाख तक पहुंच सकता है। हम प्रदेश की सभी सीटें बड़े अंतर से जीत रहे हैं। वोटिंग कम होने को लेकर कहा कि हम मानते हैं वोटिंग कम हुई है और इसका कारण शादियां हैं, गर्मी भी एक कारण है, लेकिन भाजपा का वोट शेयर बढ़कर आएगा। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी 29 सीटों में से 8 से 10 सीटें जीत रही है। हालांकि उन्होंने 4 सीटों पर कांग्रेस को कमजोर होने की बात भी कही है। पटवारी ने कहा कि मेरा अंदाजा है कि कांग्रेस एक आध सीट छोड़कर बाकी सीटों पर जीत का अंतर 1 लाख के अंदर रहेगा। हमें पिछले चुनाव में 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 10 सीटें मिलेंगी। इंदौर को लेकर पटवारी का कहना है कि इंदौर में भाजपा ने सियासी अप्राकृतिक कृत्य किया है। हमने इंदौर की जनता से नोटा को वोट की अपील की है। इंदौर में नोटा की जीत होगी। हमने मंडला, छिंदवाड़ा और मुरैना समेत 10 सीटों को A कैटेगरी में रखा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण खत्म हो चुका है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस में दावों का दम है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, किसके दावे दमदार निकलते हैं। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। हमारी इस बिग डिबेट में ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। पहला सवाल अजय यादव जी से कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता है, 4 जून को परिणाम आएंगे, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कह रही थी कि 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे। बीजेपी को पता कैसे लगता है कि इस बार 29 की 29 सीट हम ही जीत रहे हैं? देखिए अरुण जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने न केवल बूथ लेवल तक बल्कि पन्ना स्तर तक काम किया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह निश्चिंत है कि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। और न केवल जीतने जा रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में बड़े लंबे अंतर से भाजपा जीतने जा रही है। प्रदेश में 70% मत भाजपा को मिलेंगे। सभी 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में वैसे भी केवल औपचारिकता के लिए चुनाव लड़ रही थी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि 10 सीट तो हम जीत रहे हैं। जहां हमारे कांग्रेस कमजोर है, वहां भी 1 लाख के अंतराल में जो फाइट होगी वो 1 लाख के अंतराल में होगी। देखिए, कांग्रेस के नेता प्रवक्ताओं से मेरा केवल इतना ही आग्रह है कि आज के बाद कल और कल के बाद 10 जून भी आएगा।
तो कोई भी दावा करने से पहले ध्यान रखें कि उस दावे का 4 जून को सामना कर सकें और उस दिन ईवीएम को कोसना चालू ना करें। लेकिन कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अगर आप चुनाव भी देखें तो एक तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस और उनका गठबंधन 29 उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाया, 2 क्षेत्र बिना उम्मीदवार के रह गए, बूथों पे बूथ एजेंट नहीं, यहाँ तक कि कार्यकर्ता जो 2 क्षेत्र आप बता रहे हैं अजय जी, एक प्रत्याशी उनका था जिसे अलोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे, लोकतंत्र की हत्या करके आपने अपनी पार्टी में बुला लिया। एक के जो फोरम था उसको निरस्त करवा दिया। कांग्रेस कह रही है चालबाजी तो बीजेपी कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस अगर इस तरह की बातें करेगी तो उसी से पता चलता है कि वो लोकतंत्र में अपनी प्रासंगिकता खत्म कर चुकी है। खजुराहो में उनके उम्मीदवार का नामांकन फॉर्म रद्द हुआ, उन्होंने स्वयं करवाया, बाद में दावा किया हम न्यायालय में जाएंगे। मैं आपको इसी चैनल पे बताता हूँ वो उम्मीदवार आज तक किसी न्यायालय में नहीं गए उस नामांकन फॉर्म रद्द करने के खिलाफ। मतलब स्पष्ट दिखता है कि उनका नामांकन स्वयं के द्वारा रद्द करवाया गया था, अन्यथा जाते न्यायालय की शरण में। दूसरी तरफ इंदौर में जो मामला है, घटनाक्रम है, वो सबके सामने है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अपने विश्वस्त सहयोगी को टिकट दिया और आपके सहयोगी ने देखा कि जमीन पे कहीं समर्थन नहीं है, ना कार्यकर्ता है, ना कोई नेता चुनाव प्रचार में आना चाहता है, और जनता की भावनाओं को समझते हुए उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई व्यक्ति हमारी रीति नीति से प्रभावित होकर शामिल होगा तो उनका स्वागत है। लेकिन दूसरी चीज मैं कहता हूं, मध्य प्रदेश में अगर आप चुनाव प्रचार भी देखें तो जहां विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा ने प्रचार चालू किया, दीवार लेखन हो, चाहे गारंटी हो, चाहे जो हमारे लाभार्थी हो उनके सम्मेलन करवाए, कांग्रेस कहीं दिखाई दी आपको इस चुनाव में? मध्य प्रदेश में अकेले मोदी जी की 10 सभाएं, नड्डा जी की 10 सभा, मुख्यमंत्री मोहन यादव की 145 सभाएं, ना सोनिया गांधी का पता, ना खड़गे जी का, ना प्रियंका जी का। राहुल गांधी आए भी तो उनका हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया, कमलनाथ का आता पता नहीं, दिग्विजय सिंह का आता पता नहीं। कांग्रेस तो चुनाव तक नहीं लड़ सकी, परिणाम का तो सवाल ही नहीं है। सवाल कर लेते हैं, हिमानी सिंह हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। हिमानी सिंह जी, बीजेपी कह रही है कि आपने प्रचार नहीं किया, आपने दमखम नहीं दिखाई, आपके जो प्रत्याशी गए हैं 2 वो कहीं ना कहीं बीजेपी से आकर्षित थे, बीजेपी के कार्य को करने की क्षमता को लेकर वो बीजेपी में गए, उन पर किसी भी तरीके का बीजेपी ने दबाव नहीं बनाया। पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि इन भाई के ऊपर डिबेट्स वगैरह का प्रवक्ता होने के नाते ज्यादा दबाव रहता है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बाहर आ ही नहीं पाते। तो इन्हें थोड़ी बहुत जहां से खबरें मिल जाती हैं सोशल मीडिया से कि राहुल गांधी, खड़गे जी और जीतू पटवारी जी, इनकी सभाएं कहाँ हुई मध्य प्रदेश में, ये इन्हें पता ही नहीं चला। आप बता दीजिए खड़गे जी की कहाँ हुई? बहन जी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप भी बता दीजिए, हमारी जानकारी बढ़ जाएगी। खड़गे जी, सोनिया गांधी की, प्रियंका जी की कहाँ सभाएं हुई? अरे आप बता दीजिए ना, आपने जब सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए, जवाब सुन पूछ लीजिए, जवाब सुन लीजिए कि हमें जानकारी नहीं जी, है। बिल्कुल जवाब सुन लीजिए अजय जी। तथ्यों के साथ हम पूरी तरह गलत सिद्ध हो जाएंगे। मुग्ध हो गए। अरे आप बीच में बोल रहे हैं, बाद में बोल लीजिएगा, मैंने भी तो प्रतीक्षा की, मुझे भी बीच में सही तथ्य रखिए ना, सही तथ्य रखिए। अजय जी सुन लीजिए, जवाब रखने दीजिए। आप जब बोल रहे थे वो नहीं बोल रही थी, बता दीजिए कहाँ हुई जी। बिल्कुल बता रही है, वो बता रही है, हिमानी जी बता रही है, आप सुन लीजिए, क्षमता रखिए सुनने की। मैं तो आपसे निवेदन कर अजय जी क्षमता रखिए सुनने की। आप बोली थी उस वक्त, हिमानी जी ने आपके बीच में नहीं बोला था, बोलने दीजिए, बोलिए हिमानी जी। तो खड़गे जी की सभाएं हुई, जीतू पटवारी जी की सभाएं हुई, वो सभी ने कहीं नहीं दिखी। दिग्विजय सिंह जी चुनाव अपने यहाँ का खत्म करते ही चुनावी मैदान में, अरुण यादव जी की सभाएं हुई, कहीं ने दिखाई नहीं दी। प्रियंका जी मध्य प्रदेश आई, वो इन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। खैर हमें इन्हें दिखाना भी नहीं था और इनको दिखाने के लिए हम कुछ कर भी नहीं रहे थे। अरे यार, इनको इन्हीं की डिबेट कर लीजिए, इन्हीं से बनवा लीजिए। ये भाषण का मंच समझ बैठे हैं इसको, डिबेट के बदले ये शायद गलती से भाषण वाला मंच समझ बैठे कि अकेले इन्हें ही बोलना है और बोलने के बाद चले जाना है। तो बहन जी सही तथ्य रखिए ना, जनता के बीच में मजाक का पात्र बनेंगे। तो शांत रहिए, सुन लीजिए ना, फिर दे दीजिएगा जवाब। तथ्य रख रही है हिमानी जी, आप सुन लीजिए। बिल्कुल हिमानी जी बोलिए। रही इंदौर और खजुराहो लोकसभा के प्रत्याशी की, तो इंदौर लोकसभा का प्रत्याशी आप अपनी हमारी कुछ चीजों से नाराज था तो वो खुद चला जाता ना कलेक्टर ऑफिस अपना। आप क्यों उसे, ऐसा लग रहा था कि गन पॉइंट पर लेकर जा रहे हैं, आपके नेता उसे घेर कर लड़ रहे हैं। जब पत्रकार वार्ता हो रही है तब आप उसे बिल्कुल गन पॉइंट पर, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे गन लगा के उसके बुलवा रहे हैं उससे कुछ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो गन लगा के बुलवा रहे थे,
लेकिन बिल्कुल आप इतनी बुरी तरह से चुपके हुए क्यों होते? मोहन यादव जी, आप बता दीजिए, ये जो भाई प्रवक्ता बैठे हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, इनके साथ गले लगाते हुए कितने फोटो हैं मोहन यादव जी के, लेकिन वो अक्षय कांति बम को गले लगाते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं जैसे कि उन्हीं का भेजा हुआ कार्यकर्ता हो और कार्य संपन्न करके तो कांग्रेस जस्टिफाई नहीं कर पाई थी मानी जी जब टिकट दिया था कि कांग्रेस ने उन्हें जांच पड़ताल नहीं की थी, कांग्रेस ने किस बेस पर उन्हें टिकट दिया था? फिर ठीक है, ये तो देखिए निर्विवाद रूप से सत्य है कि गलती कहीं ना कहीं हमारी थी कि गलत कैंडिडेट को, लेकिन आप स्वीकार की कि गलती आपने की। आप एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति जिसके एक 17 साल पुराने केस में धारा 307 जोड़ी गई, ऐसे व्यक्ति को क्यों आपने गले लगा लिया? उसने ऐसा आपके लिए क्या कर लेकिन बीजेपी तो कहती है उसे टिकट भी तो आपने दे दिया, उन्होंने गले लगाया, आपने उसे टिकट दिया। तो हमने वही तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हो हमने गलती की, हमने स्वीकार कर लिया, आपने क्यों गले लगाया? आपके लिए उसने क्या कर दिया था? उसको ऐसी कौन सी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन गया था वो उसके हमारे टिकट देने के बाद उस पर आपराधिक उन्होंने आरोप भी लगाया। अक्षय कांति बम ने हिमानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ आला अधिकारी हैं, वो प्रचार करने नहीं आ रहे थे और क्षेत्र की जो हालत थी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में नहीं थी। इससे तंग आकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो उन्हें ये सब कुछ पहले से नहीं मालूम था कि छोटा बच्चे थे वो कि वो चुनाव लड़ने खेलते कूदते आ गए? चुनाव लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा कि कौन आ रहा है। क्रिकेट और अरे वाह, आपको पहले से कुछ पता ही नहीं होता है। जब उम्मीदवार लड़ेगा तभी तो पता चलेगा संगठन की क्या हालत है। मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, मैं इस तरह से डिबेट नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। अजय जी रोकना चाहूंगा, आशीष दुबे जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आशीष जी, देखा जाए कम वोटिंग प्रतिशत हुई है, एक तरफ बीजेपी कह रही है हम अच्छे खासे बहुमत से जीतेंगे, अच्छे खासे परसेंट से जीतेंगे, पहली बात की जाए तो वोटिंग कम हुई। उधर कांग्रेस कह रही है कि हम इस बार 10 सीटें जीत सकते हैं, उधर बीजेपी कह रही है कि 29 की 29 सीटें हमारे पक्ष में आ रही हैं। देखिए, दावे अपनी जगह पे ठीक हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी का अपर हैंड देखा गया है। इसलिए भी देखा गया है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 28 सीटें हैं और मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, केंद्र में है, तो एक अपर हैंड स्वाभाविक रूप से किसी पार्टी को मिल जाता है क्योंकि उनके पास साधन संसाधन नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। कांग्रेस को जो सफर है वो 2 नंबर से लेकर के 29 नंबर तक का तय करना है। हालांकि एक सीट उन्होंने छोड़ दी तो हम उसको 27 कह लेते हैं, और बीजेपी को एक सीढ़ी चढ़ना है 28 से 29। तो ये दोनों के अपने अपने मिशन है। ये भी नहीं कहता कि वो 28 से 29 बीजेपी चढ़ लेगी, क्योंकि ये साफ देखा गया है कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है 7 से 8 सीटों पे बहुत कांटे का मुकाबला हुआ है। उसके नतीजे क्या होते हैं क्या नहीं, इस पर बात नहीं की जा सकती है, लेकिन उन चुनाव में जो कश्मकश थी दोनों दलों की, जो जिस तरह की हमने रणनीति देखी और चुनाव प्रचार कैंपेनिंग देखी, वो साफ दिखता है कि ये चुनाव ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही एक तरफा था। दूसरी बात यह है कि जब सरकार लंबे समय तक काम करती है तो कुछ सेंटिमेंट सरकार के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं जो चुनाव में उसको दिक्कत देते हैं, जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी भी कहते हैं। ये एंटी इनकम्बेंसी ये नहीं है कि सरकार के खिलाफ थी, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं लोगों में होती है। जब वो लगातार किसी पार्टी को वोट देते हैं तो फिर कभी रुक के सोचते भी हैं कि अब हमें क्या करना है। तो ये चुनाव कुछ उस तरह का था। तो मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है, 28 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस लड़ी है और कोशिश उसने की है, लेकिन ये भी सही बात है कि कांग्रेस का जो चुनाव प्रबंधन था वो बेहद प्रभावशाली नहीं था जिस तरह से का चुनाव प्रबंधन होना था। लेकिन इसके पीछे एक वजह यह मानी जा सकती है कि 3 महीने पहले उनकी करारी हार हुई थी, तो इतनी जल्दी संगठन को फिर से खड़ा करना, एकजुट करना, यह मुश्किल होता है। लेकिन जब आप फील्ड में उतरते हो तो ये सारी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस मामले में सही है कि कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन में दिक्कतें थी, प्रत्याशी चयन में दिक्कतें आई, और वो जो दिक्कतें हुई वो इंदौर में दिख भी गई। खजुराहो में तो ठीक है, किसी और पार्टी की गफलत में हुआ है या जैसा भी हुआ है जो हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो ये चुनाव हुआ है, खास तौर पे ये चुनाव जो है भाजपा ने इसलिए ताकत झोंकी है कि भाजपा का मिशन है, भाजपा का जो केंद्र का जो मिशन है उसको पूरा करना था। लेकिन आप ये देखें कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, ये चूंकि मध्य प्रदेश को भाजपा का एक बड़ा एक गढ़ जैसा माना जाता है और आज से नहीं बहुत सालों से ये है, यहाँ आरएसएस की काफ़ी प्रयोग भूमियाँ हैं। तो अगर यहाँ पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो 8-9 सीटों पे ताकत से लड़ी है, तो अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस 1 से भी ज़्यादा सीट हासिल करती है, 2, 3, 4 जैसा भी अगर होता है ऐसा कुछ,
तो ये बीजेपी की बड़ी हार होगी। नंबर में बीजेपी ज्यादा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर ये होगा क्योंकि ये एक अलग लेवल का मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश और गुजरात, ये दो कांग्रेस बीजेपी के बहुत मजबूत और बहुत प्रायोगिक स्टेट हैं, यहीं के प्रयोग वो पूरे देश में करते हैं। तो इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस, बीजेपी की पूरी ताकत जो मध्य प्रदेश में हमने देखी प्रधानमंत्री के दौरे, उनके चुनावी सूत्रधारों के दौरे जो यहाँ पर हुए हैं, वो लाजिमी थे, वो होने ही थे, क्योंकि वो उन्हें अपने पहले इन गढ़ों को भी बचाना है। कांग्रेस के साथ जो भी है, कांग्रेस अगर कुछ भी हासिल करती है 1-2 तो ये उसका गेन ही होगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि वो इसको भी लूज करती है तो फिर आगे की चीजें जो हैं कांग्रेस में, ये इस पे कई सवाल निश्चित तौर पर खड़े होंगे। बिल्कुल। अजय जी है, बीजेपी प्रवक्ता है। अजय जी, आप पार्टी आपकी 3 सीटों पर रिकॉर्ड जीत का दावा कर रही है, आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। कौन सी वो 3 सीटें और कौन सा फैक्टर वहां काम किया है? देखिए, वैसे तो मध्य प्रदेश की सभी सीटों पे हम 5 लाख से 7 लाख के बीच चुनाव जीतने वाले हैं, लेकिन जिस तरह की उम्मीद है, चाहे इंदौर की स्थिति हो, खजुराहो हो, विदिशा हो, ये तीनों सीटें हो सकती हैं कि हम देश में भी सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जीतें, क्योंकि वहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है वो सभी के सामने है, किस तरह के राजनीतिक हालात हैं। एक तरफ अरुण जी, मैं कहता हूँ कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी अपने लचर प्रदर्शन के साथ ही देश को जो विपक्ष की भूमिका देने में असफल हुई, उसके लिए भी याद किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, मोदी जी का मजबूत नेतृत्व और उस नेतृत्व के पीछे सभी लोग एकजुट, और हमारा मैनिफेस्टो 10 साल की उपलब्धियां जो गारंटी के रूप में सबके सामने थी, वो हम जनता के बीच में लेके गए। अगले 5 साल का प्लान भी जनता तो इसको भी याद करेगी जो इंदौर में आपने सियासी खेल खेला, शायद ही कहीं खेला गया हो। देखिए अरुण जी, इंदौर की अगर आप राजनीतिक हालात देखें, पिछला चुनाव हम 35 सालों से इंदौर में जीत रहे हैं। पिछला चुनाव 5.5 लाख वोटों से जीते। इंदौर के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, महापौर भी 3 लाख वोटों से जीते, जिला पंचायत के भी लगभग सभी सदस्य भारतीय जनता पार्टी। यहां तक कि इंदौर में पिछली बार कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार रहे पंकज संघवी, वो भी भाजपा में आ गए। 23 के 4 महीने पहले के विधानसभा चुनाव के 8 में से 4 उम्मीदवार भाजपा में आ चुके। तो इंदौर में भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं थी, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अगर चुनाव लड़ने से भाग जाए और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास करके शामिल हो जाए, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। ये कांग्रेस के पुराने नेता पदाधिकारी थे, कोई नया आयातित नेता नहीं था जिसको इन्होंने चुनाव लड़ाया, क्योंकि कांग्रेस को जनता नकार रही है। जनता के बीच में जब उम्मीदवार जाता है तो जनता कहती है, भगवान राम का विरोध करने वाली पार्टी को कौन वोट देगा? जो पैतृक संपत्ति में विभाजन टैक्स लगाने की बात करें, उन्हें कौन देगा? जो नस्लीय भेदभाव करवाने की बात करें, जो धार्मिक आधार पर मुस्लिम आरक्षण देने की बात करें, वाली तो बीजेपी है। तो सर, तो इसीलिए तो जब उम्मीदवार प्रचार में उतरे, उन्हें समझ में आ गया कि कोई वोट देने को तैयार नहीं है, जनता तो उन्होंने मुद्दे वो रह जाते हैं। अजय जी, देखिए, मुद्दे वही होते हैं जो चुनाव में सही होते हैं। देख, एक तरफ मोदी जी का नेतृत्व, आज मोदी जी ने वाराणसी से नामांकन किया, आपने देखा चंद्रबाबू नायडू से लेके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे जी, चाहे आरएलडी के नेता हो, जयंत चौधरी हो, तो मैं आपको जो कहना चाहता हूं, पहले मेरी पूरी कर लेने दीजिए। तो एक मजबूत नेतृत्व, पूरे देश का एनडीए एक साथ, और एक ही हमारा मैनिफेस्टो। दूसरी तरफ राहुल जी नॉमिनेशन करने गए, रायबरेली कोई सहयोगी नेता दिखाई दिया? किसी ने आज तक स्वीकार किया कि राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार हैं? सभी के अलग अलग मैनिफेस्टो हैं। ये जिस न्याय पत्र की बात करते हैं, ये कहते हैं हम 1 लाख देंगे, कुछ सहयोगी कहते हैं 10 लाख देंगे, कुछ सहयोगी कह रहे हैं कि हम तो 370 फिर से बहाल कर देंगे, लालू जी तो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो इनके पास ना नेता है, ना मैनिफेस्टो है, तो ऐसा विपक्ष कभी विकल्प नहीं हो सकता है। और दूसरी तरफ जनता के सामने विकसित भारत की जो अवधारणा है, जो मोदी जी ने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाया है, और अगले 5 सालों में देश में जो तरक्की होने वाली है, उसके साथ देश की जनता है। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में कोई विकल्प नहीं थी। ठीक है, हिमानी सिंह जी को जवाब देना चाह रही थी। हिमानी सिंह जी, बोलो। सहयोगी दलों की बात करी तो सब सहयोगी दलों की बात आती है तो सबसे पहले इनके सहयोगी दल के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही प्रतिष्ठित नेता प्रज्वल रेवन्ना का नाम आता है। तो वो कहीं दिखाई नहीं दिए। आपके भी सहयोगी थे वो कर्नाटक में, कुमार स्वामी की सरकार को समर्थन किया था आपने देखिए, जो बात होती है उसका सही जवाब दिया करिए। मैंने तो ये कहा कि आपके जवाब सुन तो लीजिए, हिमानी जी का जवाब सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिए। हिमानी सिंह जवाब
अरे तो आप भी सभ्यता की बात कर रही हैं, थोड़े शालीन शब्दों की बात करिए। अजय जी, शालीन शब्दों से बात करिए, शालीन अजय शब्दों जी से बात करिए। आप सुन लीजिए, जब आप अपनी बात रख रहे थे हिमानी जी ने बीच में नहीं होगा, अब आप भी सुन लीजिए बहन हिमानी जी जी अपनी के जवाब। कांग्रेस पार्टी में पूछ लीजिएगा डिबेट करने का सलीका। बहन जी मत बुलाइए, आप बहन जी हिमानी जी, बुलाइए। हिमानी जी अपनी बात पूरी करिए, आप अपनी बात पूरी करिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए, अपनी बात पूरी करिए। जब ये बोल रहे थे तो ये आपको भी नहीं बोलने दे रहे थे। अगर मैं भी इसी तरह से इंटरप्ट करती थी तो अपनी बात नहीं रख पाते, पर ये इनको डिबेट पता नहीं शायद आपका पहली समय, बार आप अपनी बात रखिए। बिल्कुल बिल्कुल आप बहन अपनी जी बात पहली बार ही रखिए। आए बहन जी। देखिए, बीच में बोले ही चले जा रहे हैं, इनको धैर्य है ही नहीं। आप अपनी पार्टी में पूछिएगा मीडिया विभाग में कि अजय पहली जी, बार आए अजय जी हैं। धैर्य रखिए, हिमानी जी का जवाब सुन लीजिए। मत कीजिए जब इन्हें डिबेट के लिए बुलाएं। हिमानी जी आप अपनी बात पूरी करिए, हिमानी जी आप अपनी बात पूरी करिए। तो इनको बोलिए ना, इनका माइक बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आप उन्हें मत सुनिए, आप अपनी बात रखिए। तो प्रज्वल रेवन्ना वो इनके सहयोगी दल के नेता जो है वो कहीं नहीं दिखाई दिए, और जब इतना सारा श्रेय लेने की सहयोगी दलों की बात होती है तो मैं अभी तक भाजपा के किसी भी नेता के मुंह से उस प्रज्वल रेवन्ना के बारे में एक तीखी टिप्पणी नहीं सुन पाई हूं। अभी जैसे ही मैं बात करना बंद करूंगी इनका माइक चालू हो जाएगा और ये बोलेंगे कर्नाटक सरकार थी, राज्य की सरकार थी। सभी को पहले से ही मैं क्लियर कर दूं, इमिग्रेशन केंद्र सरकार के हाथ में होता है, और यहाँ नैतिकता की बात हो रही है कि एक व्यक्ति 3500 महिलाओं का अपराधी, आपका सहयोगी, आपने उसके बारे में एक भी तीखी टिप्पणी तक नहीं की। आपने जिस तरह के लोगों को, आप जो सहयोगी है, अगर उन सहयोगी की लिस्ट बना ली जाए तो भ्रष्टता के नए पैमाने खड़े हो जाएंगे। लेकिन विपक्ष में आप अरुण जी मेरा एक मौलिक सवाल है, पहले वो ले लीजिए इनसे। मैंने पूछा कि राहुल जी को यूपीए के अलायंस क्यों नेता नहीं मान रहे और आपके मैनिफेस्टो को आपके सहयोगी क्यों नहीं मान रहे? ये सवाल का जवाब दीजिए अगर आप विकल्प है तो। और दूसरी तरफ महिला अत्याचारों की बात आप करते हैं, जीतू पटवारी रस और चाशनी ढूंढते हैं एक दलित महिला में, ऐसे नेता के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं। शर्मनाक बर्ताव है आप लोगों का, शर्मनाक बर्ताव है। आपकी पार्टी की महिला प्रवक्ता को छत्तीसगढ़ में आपके नेता छेड़ते हैं और उस महिला को सम्मान में आवाज उठाती है तो कोई आपका नेता न्याय नहीं देता है। ऐसी पार्टी की प्रवक्ता है आप, ऐसी पार्टी की प्रवक्ता है आप, शर्मनाक बर्ताव। जिस सहयोगी दल के नेता की आप बात कर रहे हैं उसको उनकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया पार्टी से, उसको पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उनकी पार्टी ने। हिमानी जी सवाल उनकी पार्टी ने निष्कासित कर दिया उन्हें। अजय जी रोकना उनकी पार्टी ने जेडीएस के वो नेता थे, जेडीएस ने उन्हें निष्कासित कर दिया। रख रही है। कौन सी वो 10 सीटें जिसे कांग्रेस इस कैटेगरी में रख रही है और वहां पर कांग्रेस का कौन सा फैक्टर काम किया है? कांग्रेस जैसा कि आपको आप अभी खुद ही जिक्र कर रहे थे, बहुत कठिन सवाल पूछ लिया आपने। अरे यार जी हिमानी जी आप अपनी बात रखिए, आप उधर ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए, इधर उधर ध्यान नहीं देना, आपको अपनी बात रखनी है, बात रखिए जी। राजगढ़, छिंदवाड़ा, खंडवा, रतलाम, इसके अलावा ठीक है, लेकिन फैक्टर कौन सा काम किया, यहाँ किस तरीके से इन्हें एक कैटेगरी में रखा गया है? देखिए फैक्टर तो सभी जगह पर। एक चीज जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने बोली कि भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार 2019 में मोदी जी का चेहरा देखकर इसलिए मौका दिया गया था कि ठीक है इन्हें 5 साल का मौका दिया है, शायद इनके कुछ काम ये आप अपनी बात रखिए ना, प्रवक्ता जी पत्रकार जी के नाम पे क्यों ले रही है जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं। अरे यार कैसा मूर्ख व्यक्ति बिठाया। अरे बहन जी थोड़ी शालीनता का बर्ताव करिए। इस तरह की आप पहले डिबेट का डेकोरम सीख के आइए। आपके पास शब्द नहीं है, बदतमीजी कर रही है आप, शर्मनाक बर्ताव है आपका। आप जिस इंडी गठबंधन की नेता बनी बैठी है, इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म नहीं बता सकती अभी। मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूं तो मजाक मत समझिए, आप अपने इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म बता दीजिए जिस गठबंधन की आप प्रवक्ता बन के बैठी हैं। अभी आपको इतना ज्ञान नहीं है और बात कर रही है, मैं आपसे कुछ बोल नहीं रहा हूं तो आप शालीनता का गलत उपयोग कर रही है। मुझे बताइए इंडी गठबंधन का फुल फॉर्म बता दीजिए जिस गठबंधन की प्रवक्ता बन के बैठी है। शर्मनाक बर्ताव है, इस तरह की बात करती है, शर्मनाक बर्ताव है आपका। देखा जाए इस चुनाव में कहीं ना कहीं जनता के जो मुख्य मुद्दे थे वो गायब से रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार बेरोजगार की बात हो, चाहे वो महंगाई की बात हो। कांग्रेस ने 1-2 बार ये बात कही लेकिन ये मुद्दा कहीं ना कहीं जनता के बीच में नहीं पहुंच पाया था। नहीं, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव था ये मैनिफेस्टो पे नहीं हुआ है। हालांकि जो जागरूक मतदाता होता है, जो किसी पार्टी के विचार से अलग होता है, न्यूट्रल होता है, वो इस बात को पढ़ता है, सोचता है और उसके बाद वोट करता है। लेकिन बेसिकली जो मैनिफेस्टो दोनों पार्टियों के आए थे
वो हर चुनाव दर चुनाव, ये जो 4 चरण हम अपने ही देख लें तो 4 चरणों में हर बार मुद्दे कुछ अलग होते चले गए। भाजपा ने उस मैनिफेस्टो के साथ साथ सनातन का रंग जोड़ा, उसमें कई चीजें हाँ, उन्होंने जिस उसमें तरीके से शामिल देखा करी। है आशीष जी, पहले चरण का जो चुनाव हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे के चरण का जो चुनाव जी। हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी अपना एंगल चेंज करते हैं। बिल्कुल, वो हर चरण के चुनाव के जो मतदान के जो रुझान होते हैं या जो उसके प्रतिशत होते हैं, उनको देखकर उन्होंने अपना समझा। राजनीतिक दलों को इस बात की आजादी है, चाहे कोई भी दल हो, वो कैसे चुनाव दर चरण अपने एजेंडे सेट करे, ये उनको आजादी होती है। लेकिन उनके सामने जो पार्टी होती है उसको भी उतनी आजादी होती है कि वो अपने तरीके से उनका खंडन करे या उनके दावों को गलत बताए, सही जो भी। जी बिल्कुल। तो ये इस तरह का एक खुला फील्ड है, ये इस तरह का चुनाव है, तो इसीलिए यहाँ पर हर बार ये चीजें बदलती हुई देखी गई। मगर आशीष जी आपको रोकना चाहूंगा। अजय जी बीजेपी प्रवक्ता रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आशीष दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हिमानी सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए। जिस तरीके से देखा जाए दोनों पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। बीजेपी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस 9 से 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है। तो वक्त बताएगा कि किसको कितनी सीट मिलती है। फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।